चलिए फिर चालू करते हैं आज का जो क्लास है हमारा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी, और वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा आयाम यानी कि जो कि मेरा सिगमंड फ्राइड वाला सेक्शन था उसे मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की थी। और मैंने बताया था कि यार सिगमंड फ्राइड के हिसाब से पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है। तो यहाँ पर मैंने पूरा सिगमंड फ्राइड का चेतन मन अचेतन मन, ये मॉडल, आइसबर्ग वाली थ्योरी और ये सभी मैंने उस दिन पूरा बताया था। और आज हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं नए लोगों के ऊपर जो कि लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्या पता एग्जामिनेशन में वहां से क्वेश्चंस आ जाए। स्टार्ट करते हैं आज हमारे एक दूसरे व्यक्ति से जिनका नाम है एल्फ्रेड एडलर। एडलर भी ना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं पर्सनालिटी वाले चैप्टर के लिए क्योंकि इनकी जो थ्योरी है ना ये इसको बोलते हैं नियो फ्राइड। ठीक है, इंग्लिश वाले जो हैं उनको बता रहा हूं, नियो फ्राइड बोलते हैं। नियो फ्राइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका ये मानना था कि यार जो सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी है अब उससे मेरा जो थ्योरी आया है वो एक कदम आगे है, थोड़ा सा उनसे ये प्रभावित थे, तभी तो ये नियो फ्राइड कहला रहे हैं कहीं ना कहीं। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि यार सिगमंड फ्राइड से ना प्रभावित बहुत लोग थे। तो उनकी खुद की बेटी एना फ्राइड थी, एडलर थे, एरिक एरिक्सन थे जो थोड़ी देर बाद आगे हम लोग देखेंगे। और जब एडलर की बात करूं कि सर एडलर पर्सनैलिटी को क्या मानते हैं तो इन्होंने एक चीज कहा कि यार ऐसा है ना कि बच्चा जब बचपन में जैसे जैसे अपने अंदर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के जैसे अनुभव करता है वैसे वैसे उनके अंदर पर्सनालिटी में यानी कि व्यक्तित्व में चेंजेस आते हैं। और ये बिल्कुल सही है, अगर आप सोचोगे लॉजिकली सोचोगे तो ठीक है कि सर अगर यदि हमें अनुभव नहीं मिलेगा, हमारे जीवन में बचपन में अनुभव नहीं मिलेगा तो हमारा पर्सनैलिटी जो है वैसे अच्छा नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली ये बोलते हैं ना कि यार यूपीएससी वही क्रैक करेगा जिसके घर में ऑलरेडी कोई यूपीएससी निकाला हुआ हो। ऐसा हर बात के लिए नहीं बोल रहा हूं लेकिन उसके लिए थोड़ी इजी पड़ेगी ना क्योंकि उसका जो एनवायरमेंट है वो ऑलरेडी उस यूपीएससी के लिए उसे ढकेल रहा है कि आप पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। हम बोलते हैं ना कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, वो बोलते क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब वही है कि हमारे पास वैसा एनवायरमेंट वैसा वातावरण नहीं है। सेम वही एडलर का यह मानना था कि बचपन के जो शुरुआती अनुभव है वो किसी के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय होना भी नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो इनका थोड़ा सा थ्योरी है जिसको देखेंगे कि यार ये मनोग्रंथि यानी कि कॉम्प्लेक्स सुपेरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है। अब देखना ये इंग्लिश में हिंदी में तो मैंने लिख दिया कि यार वो हीनता है और श्रेष्ठता है। ठीक है, अब एल्फ्रेड एडलर से जब पूछा गया कि यार ये क्या थ्योरी है, आप क्या मानते हैं, ड्राइव फॉर सुपेरिटी यानी कि किसी व्यक्ति में किसी बच्चों में ये कैसे कहते हो कि यार वो अपने आप को श्रेष्ठता मानते हैं, कैसे करेंगे बताओ। कोई बच्चा है बचपन से बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, एकदम हर बार मैं देख रहा हूं कि सर उसके A+ ग्रेड्स आ रहे हैं हर बार, एकदम शानदार। तो कहीं ना कहीं जब वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा ना, क्लास 1 में अच्छा रहा रिजल्ट, क्लास 2 में अच्छा रहा, क्लास 3 में, 4 में, 5 में, तो जब वो मिडिल स्कूल में जाएगा, जब वो 6वीं क्लास में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके पास ना एक इनर मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है कि यार मैं हर साल अच्छा किया हूं, इस साल भी अच्छा करूंगा। तो उसके अंदर ना एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है, श्रेष्ठता वाली, कि यार मैं कुछ भी हो जाए मैं इन्हीं बच्चों के साथ पढ़ा हूं और मैं इन बच्चों से सबसे अच्छा पढ़ता हूं तो कहीं ना कहीं मैं आगे करूंगा। तो उस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है ना वो एकदम हमेशा सुपेरिटी वाली रहेगी कि यार मैं बचपन से टॉप किया हूं, आगे भी टॉप करूंगा। और ये एक टॉपर का गुण होता ही है। आप देखना अगर कोई टॉपर बचपन में रहा है, बाद में ऐसा हुआ है कि वो पढ़ाई बीच में अच्छा नहीं कर पा रहा हो, लेकिन एक समय आता है कि फिर से वो उस चीज को अच्छा कर लेता है क्योंकि उसके अंदर वो क्या हो चुका है, उसके पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में वो चीज जो है वो समा चुकी है। सेम जो सेकंड वाला चीज है जो कि ये मेरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये ना हम लोग सुनते हैं ऐसा कि सर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसका मतलब क्या होता है ना कि देखो क्या होता है कि आप अभी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तैयारी में पता चलता है कि कोई आपके साथ वाला कोई जो व्यक्ति है ना वो अचानक से यार बहुत मेहनत किया होगा, डेफिनेटली एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन हम निकाल रहे हैं मतलब मेहनत तो किया होगा, और आप देख रहे हैं कि सर उसका चयन जो है ना CGPSC में हो गया या व्यापम के किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में हो गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके अंदर ये हीनता वाली भावना आ जाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है कि यार उसका हो गया यार मेरा नहीं हुआ, यार साथ में हम लोगों ने पढ़ाई किया बट उसमें ऐसा क्या था कि उसमें हो गया और मेरे में नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या हुआ, वो नेगेटिव ड्राइव हो गया ना कि यार मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। जैसे अगर आपका कोई दोस्त है वो मान लो यार बहुत गोरा चिट्टा है और आप अगर थोड़े से सांवले हो तो कहीं ना कहीं ये आता है ना कि अरे यार ये एकदम मस्त गोरा है यार, इसके साथ घूमूंगा ना तो बेकार है, सही बात नहीं है, कोई देखेगा नहीं मेरे को। कोई दोस्त है जिसकी बहुत अच्छी बॉडी वॉडी है, उसके साथ अगर आप जा रहे हो, आप बहुत मोटे हो, बहुत पतले हो, ऐसे हो कि आपकी पर्सनैलिटी मतलब बाहरी जो आवरण है वो सही नहीं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके वो पर्सनैलिटी में बसने लगती है कि एक्चुअल में आप हर एक कदम में, हर एक चीज में आप सोचने लगते हो कि यार मेरी जो पर्सनैलिटी वो ऐसी होने लगी है। तो इनका जो एक ये वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सुपेरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को आप देखोगे, एक वो वाला कॉन्सेप्ट है पर्सनैलिटी का। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही बताया कि जिसके अंदर सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है भैया, जिसके अंदर श्रेष्ठता वाली है,
वो लाइफ में अच्छा करेगा ना यार, क्यों नहीं करेगा? उसके अंदर एक मोटिवेशन है, इनर मोटिवेशन है, और जिसके अंदर ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा सा हमेशा लाइफ में पीछे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में पहले से ही हार चुका है वो, कि यार मैं इन लोगों से आगे नहीं हो सकता, यार ये लोग मेरे से काफी अच्छे हैं। तो ये एक दो टाइप का हो गया। उसके बाद ये आया कि यार जन्म का क्रम, मतलब बच्चों का जैसा भी, या मतलब हो सकता है कि आप अपने माता पिता के इकलौते बच्चे हो सकता है कि आपके भाई बहन हो, तो आपका क्रम होगा ना यार, सबसे पहले हुए या सबसे बाद में हुए या बीच में हुए। तो वो जो क्रम है उसके अनुसार भी उन्होंने कहा कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो डिसाइड होता है। तो सबसे पहला जो आया वो आया मेरा फर्स्ट बॉर्न का। फर्स्ट बॉर्न का इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति जो पहला है, मतलब सबसे पहला बच्चा है, सबसे बड़ा बच्चा है घर का, ठीक है? अगर दो भाई है तो जो पहले हुआ उसकी बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि यार जो पहले हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जिम्मेदार उठाएगा, मोटिवेटेड रहेगा, कॉन्शियसनेस रहेगा, कंट्रोलिंग रहेगा, कॉशियस रहेगा, रिलायबल रहेगा, परफेक्शनिस्ट रहेगा, अचीवर रहेगा, लीडर रहेगा, बॉसी रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सर जो पहला बच्चा होगा वो एकदम शानदार, भैया उसको सारा अटेंशन मिलना है। पहला बच्चा रहता है ना, देखना उसको सारा अटेंशन घर में मिलता ही है, ठीक है? तो वो हमेशा से थोड़ा सा ना एक अपने आप को एकदम लीडर बनाएगा, कह रहे मैं ही हूँ। देखना जनरली अगर आपके घर में कहीं कॉलोनी में अगर 2-3 बच्चे हैं, उनमें यदि कोई बच्चा है जो अपने माँ बाप का पहला होना, देखना उनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। और ये सही बात है, ये एकदम प्रैक्टिकल बात भी है। ये एडलर के द्वारा बताया गया कि यदि पहला बच्चा है ना तो वो एकदम कंट्रोलिंग होगा। कंट्रोलिंग मतलब वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, कह रहे मैं देख लूंगा, तुम टेंशन मतलब मैं कर लूंगा, एकदम लीडर बना फिरेगा। सेकंड बच्चा, मिडिल वाला बच्चा, अगर कोई 3 भाई, अगर मतलब मान लीजिए 3 बच्चे, ठीक है? 3 बच्चे में जो यदि कोई मिडिल वाला है, अगर कोई बीच वाला है, तो वो क्या बोलेगा? एकदम पीस मेकर, सोशल, अडेप्टेबल, एकदम मतलब नॉर्मल, चिल, एकदम कोई टेंशन नहीं, सभी लोग से एकदम। देखना उसका जो नेचर होगा ना वो ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट नहीं, अंतर्मुखी नहीं होते वो लोग, बहिर्मुखी ज्यादा होते हैं यदि वो बीच वाला है तो, ठीक है? एंड इंडिपेंडेंट, गो बिटवीन, इंडिपेंडेंट मतलब वो हर चीज में निर्णय लेने में सक्षम, कहीं ना कहीं उसको उतना दबाव भी नहीं है कि वो सबसे बड़ा है, और उतना उसको लाड प्यार भी नहीं मिला है कि वो सबसे छोटा वाला है। थर्ड वाला है जो लास्ट बॉर्न है। अब ये लास्ट बॉर्न है, इसका मतलब ये नहीं कि सर 3 बच्चे की बात हो रही है, 4 बच्चा है यदि, तो उसमें मिडिल बॉर्न्स में आ जाएगा जो सेकंड और थर्ड पे। लास्ट बॉर्न्स पे जो चौथे नंबर पे बच्चा जन्म लिया है वो आ जाएगा। लास्ट बॉर्न जो है थोड़ा सा अनकॉम्प्लिकेटेड है, मैनिपुलेटिव है, थोड़ा सा क्या होता है ना कि जब छोटा रहता है ना तो देखना उसको बाबू बोल देंगे हम लोग, ये बाबू है घर का, ठीक है? थोड़ा लाड सा हो जाता है कि अरे बाबू को मत बोलो, बाबू नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? तो वो सेल्फ सेंटर्ड है, फन है, सोशल है, चार्मिंग है, आउटगोइंग है, थोड़ा देखना वो ज्यादा टशन में रहता है, छोटा वाला, ठीक है? तो ये एडलर के हिसाब से बताया गया और आज के हिसाब से वास्तविक समाज की स्थिति से एकदम सही बैठता भी है। और ये द ओनली चाइल्ड, अगर कोई इकलौता है तो इकलौता वाले का थोड़ा सा समस्या तो है यार। इकलौते वाले में क्या रहता है थोड़ा सा कि चाहिए तो चाहिए, ये वाला मेरे को खिलौना लेना है मतलब लेना है, ये वाला मेरे को गाड़ी लेना है मतलब लेना है, सीक्स अप्रूवल, ठीक है? सेंसिटिव, लीडर, कॉन्फिडेंट, सेंटर ऑफ अटेंशन, उसको काफी अटेंशन मिली होती है। इकलौता रहेगा तो डेफिनेटली अटेंशन मिलेगा ही हर बात पे। अरे उसको गाड़ी चाहिए, अरे इकलौता तो है, गाड़ी नहीं दिलाएंगे तो क्या करेंगे? अरे महंगा मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए, अरे आईफोन नहीं दिलाएंगे तो क्या करेंगे? एक ही तो बेटा है, एक ही तो बेटी है। तो ये क्या चीज चल रहा है भैया? ये चल रहा है जब आपका ओनली चाइल्ड है। तो ये उम्मीद कर रहा हूं ये बहुत बड़ा हैवी कॉन्सेप्ट था नहीं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि यार ये एडलर भाई साहब ने, एल्फ्रेड एडलर ने क्या कहा, ठीक है? अब उसके आगे चलते हैं मेरा अब्राहम मैस्लो का। अब्राहम मैस्लो ना मतलब एक अलग ही सेक्ट से आते हैं, अलग सेक्ट से आते हैं। इसका मतलब कोई अलग, ये व्यक्ति, ये नहीं कह रहा हूं कि भैया अलग संप्रदाय है इनका। जो मनोविज्ञान जब आप पढ़ते हैं ना, तो मनोविज्ञान के स्टार्टिंग वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था, अब्राहम मैस्लो जो है वो मेरे मानवतावाद संप्रदाय से आते थे, यदि याद होगा तो, ठीक है? मानवतावाद संप्रदाय मतलब ह्यूमैनिटेरियन जो भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी रहा होगा उसमें। और इनके अनुसार ना एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी, एक व्यक्ति का मोटिवेशन, वो डिपेंड करता है 5 अलग अलग चरण में यार, ठीक है? और इनका जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांत को बोलते हैं आवश्यकताओं का सिद्धांत, या यहां पर लिखा हुआ है आवश्यकताओं का पदानुक्रम, यानी कि उसका जो सिविलाइजेशन है उसकी बात हो रही है। और इनके अनुसार जब व्यक्ति जो होता है उसकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है, उसका जो मोटिवेशन होता है वो डिपेंड करता है कि यार उसके अंदर क्या क्या आवश्यकता आ रहे हैं और कैसा कैसा वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है? इसका मतलब क्या है? हर एक चीज, ऐसा चीज जो आपको जीने के लिए जरूरी है, जैसे भूख, प्यास, नींद, भैया एकदम जरूरी है, इसके बिना आप जी नहीं पाओगे। तो भैया आप क्या करोगे? सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान वाली बात है, ठीक है? अगर रोटी, कपड़ा और मकान का व्यवस्था हो जाएगा तो कम से कम जो भी जैविक जरूरत है वो आपकी पूरी हो जाएगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी। और जब तक आपका ये नीड पूरा नहीं होगा ना, आप ऊपर वाले नीड में नहीं जाओगे। देखो ये वाला नीड अगर पूरा नहीं हुआ तो आप इस सेकंड वाले फेज में जाओगे ही नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान का व्यवस्था हो नहीं रहा है तो तुम ये सोचोगे क्या कि देखो तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो तुम ये सोचोगे क्या कि मेरे घर में एसी लग जाए? नहीं, पहले तो तुम देखोगे यार मेरे पास छत आ जाए, एक ठीक ठाक छत आएगा तब तो मैं रहूंगा। तो वही है कि पहला नीड अगर पूरा होगा तब मैं दूसरे नीड की ओर जाऊंगा। तो पहला मेरा नीड कौन सा है? रोटी, कपड़ा, मकान। सेकंड है मेरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। अगर चलो ठीक है
माँ बाप ने आपको इतना सक्षम बनाया कि आपके पास रोटी कपड़ा और मकान है, तभी तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी कि सर लाइफ टाइम ना सिक्योरिटी रह जाती है सर। गवर्नमेंट जॉब रहती है तो चलो ठीक है सर, जैसा भी हो पेमेंट जो है टाइम पे आता है सर। नौकरी से निकालने का खतरा इवेंचुअली कम है सर प्राइवेट के जॉब से। तो आप क्या कर रहे हो, सेकंड वाले स्टेज चले जा रहे हो। जहां ये वाला चीज खत्म हुआ, आप थर्ड वाले स्टेज में जाओगे। ठीक है, थर्ड वाले स्टेज का मतलब क्या है, ये मेरा लव एंड बिलोंगिंग वाला। इसका मतलब आत्मसम्मान की बात करता है। आत्मसम्मान की मतलब ये थोड़ा सा बात करता है यार कि अपने आसपास की उसे प्यार मिल रहा है कि नहीं। भैया आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, अच्छा घर है, आपको अच्छी नौकरी है, तो आप अच्छी फैमिली भी चाहते हो ना यार। अच्छी फैमिली मतलब ऐसे लोग जो आपकी केयर करते हो, जो लोग आपको पूछते हो। ठीक है, आप अच्छा रिलेशनशिप, आप अच्छे स्पाउस चाहते हो, अच्छा पार्टनर चाहते हो। वो तभी ना चाहोगे यार जब पहला वाला और ये दूसरा वाला जो मेरा लेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो ही नहीं होगा तो आप थर्ड लेयर को क्या करोगे। ठीक है, अगर आपके पास जॉब ही नहीं है करने के लिए तो भैया कमाओगे किसके लिए? कमाने के लिए तब तो करोगे ना, जॉब करोगे तब तो फिर आपको समझ में आएगा कि अरे यार अब ऐसा है ना कि मुझे भी थोड़ा सा लोगों से प्यार चाहिए, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो, चाहे वो अपने पार्टनर का प्यार हो, जैसा भी हो। ठीक है, फिर आता है मेरा फोर्थ वाला जो कि है मेरा सेल्फ एस्टीम वाला। सेल्फ एस्टीम वाला जो है ये एक प्रकार से सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये बात कर रहा है कि यार मेरा अचीवमेंट हो चुका है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इस बात पे निर्भर कर रहा है कि यार अब थोड़ा सा समाज में ना थोड़ा सा इज्जत चाहिए मेरे को। समाज में इज्जत चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अब कैसा है ना कि यार छोटा मोटा नौकरी तो लग गया मेरा, ठीक ठाक मेरे को पार्टनर भी मिल गया, तो थोड़ा सा यार मेरे को बड़ा एग्जामिनेशन निकालना पड़ेगा। बड़ा एग्जामिनेशन से क्या होगा, तो सर मेरे को थोड़ा सा पब्लिक जाने की। सर क्यों जाने की सर? क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन निकाल के आऊँगा, लोक सेवा आयोग की पेपर निकाल के आऊँगा, तो कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ा सा क्या होगा, मेरा बातचीत ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं अब आप एक लेवल उससे और क्या चले गए, ऊपर चले गए। अंत में आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये कब होगा? जब ऐसा देखने को सुनने को आपको मिलता है ना कई जगह कि यार अमेरिका में एक अच्छा करोड़पति रहा और उसने सब चीज छोड़ छाड़ के संन्यास ले लिया। या फिर आपको ये समझ में आता है कि यार वो बहुत चैरिटी करता है यार, अब वो अपने सेल्फ एस्टीम से ऊपर चला गया, उसको ना अपने प्राण की आवश्यकता, मतलब उसको ऐसा लगता नहीं है कि मैं जी के क्या करूंगा। या फिर ऐसा है कि ना उसको कुछ भी चीज अब सही नहीं लगता, जो है मेरे पास पर्याप्त है। ठीक है, तो यार उस ये तभी आ सकता है ना। आपको ऐसा कब लगेगा कि यार ये सब दुनिया में सब मोह माया है? आप ज्ञान की बातें, आप ये जो दार्शनिक बातें कब करोगे? जब आपके पास क्या होगा, आपके पास रोटी कपड़ा मकान होगा, आपके पास नौकरी होगी, आपके पास फैमिली होगी। फैमिली होने के बाद क्या होगा, आपके पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, लोगों पहचान होगा। तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा कि मेरे पास मतलब हर एक समाज, हर एक लोग मेरे को जान रहे हैं। तब अंतिम जो लेवल आएगा ना, वो आएगा आपका एक्चुअल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला, जहां पर कई लोग हम लोग देखते हैं कि यार मॉन्क, हाउ अ मॉन्क बिकम, ठीक है, मतलब कि कोई मॉन्क है वो कैसे बन गया अपना फरारी को बेच के। ये आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कहानी को। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों आया? क्योंकि उसके अंदर सर ये जो मैस्लो के हिसाब से जो 4 प्रकार की आवश्यकता है ना, 4 स्टेप की आवश्यकता है, तो पूरी हो चुकी है सर। इसीलिए 5वें वाले में चला गया जहां पर उसे अब किसी भी चीज का मोह नहीं रहा। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना क्वेश्चन आया था कि विक्रम बात्रा जो है, आप जान रहे हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी वाले, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किया था अपने लाइफ को मतलब दे दिया था भैया हमारे लिए कि यार ऐसा है कि मैं लड़ लेता हूं कैसे भी करके। एक आर्मी मैन जो होता है वो क्या करता है ना, वो अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन में चले जाता है कि ऐसा है कि यार मैं जाऊं तो जाऊं, लेकिन मैं लोगों के लिए कुछ करके जाऊंगा, मैं लोगों को मतलब हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने बॉर्डर, अपनी जान को दे दे रहे हैं। तो यार वो क्या है, वो एक्चुअल सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, जहां पर वो अब अपने लिए सोच ही नहीं रहा है, वो एक्चुअल में अब दूसरों के लिए ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है और यही मेरा अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है वो है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है मेरा गॉर्डन एल्पोर्ट का ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी जो है ना वो 2 प्रकार का है, एक तो कैटल का है और एक मेरा अल्पोर्ट का है। ठीक है, ठीक है, अल्पोर्ट का बताता हूं पहले। अल्पोर्ट का क्या है ना, तो अल्पोर्ट के हिसाब से 3 प्रकार की ट्रेड थ्योरी होती है। शीलगुड़ बोलते हैं, शीलगुड़ उपागम सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा नहीं है शायद, हाँ ठीक है, शीलगुड़ उपागम सिद्धांत होता है, उपागम सिद्धांत हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो इनके अनुसार ना 3 प्रकार का होगा, एक कार्डिनल होगा, एक सेंट्रल होगा, एक सेकेंडरी होगा। अब थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब एक होगा यार कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब क्या है कि किसी भी परिस्थिति में ये अपने इस ट्रेड्स को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा पर्सनालिटी कि कुछ भी हो जाए इस ट्रेड को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर मैं आपको एक व्यक्ति, चलो एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, आपके मन में जो आएगा वो आप सोचिएगा। ठीक है, मैं एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं और व्यक्ति का नाम है यार महात्मा गांधी जी। जिस क्षण मैंने ये महात्मा गांधी शब्द लिखा, आपके मन में बहुत सारा चीज आया होगा। सबसे पहले तो सर ये हमारे क्या है, राष्ट्रपिता है। ठीक है, फादर ऑफ द नेशन है। फिर आया होगा अहिंसा, उम्मीद कर रहा हूं आया ही होगा। फिर आया होगा ट्रुथ, यानी कि सच्चाई। क्यों आया? क्योंकि उनके अंदर ना एक कार्डिनल ट्रेट है, एक ऐसा एक
स्वर्थहित ईमानदारी है, या फिर जो भी मतलब यहाँ पर ईमानदारी मैंने एक शब्द ले लिया है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ गांधी जी को, जैसे ही मैंने कहा आपके मन में ये आया होगा, राष्ट्रपिता है, अहिंसा, ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर उस मार्ग पे चले। ठीक है, तो ये उनका कार्डिनल ट्रेट है। सेकंड वाला जो लेयर है, सेकंड वाला लेयर वो है मेरा कौन सा? सेंट्रल ट्रेट। अच्छा, सेंट्रल ट्रेट क्या है? सेंट्रल ट्रेट कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो लगभग 5 से 10 समूहों में मिला जाता है। मतलब अच्छा चलो एग्जांपल एक और देता हूं। हिटलर है, हिटलर बोला तो दिमाग में क्या आया? हिटलर आया, हिटलर बोला तो दिमाग में आया क्या? तानाशाह। तानाशाह क्यों आया? क्योंकि हमको पता है सर कि वो उसका क्या है, वो उसका कार्डिनल ट्रेट है, वही उसी के नाम से जाना जा रहा है क्योंकि जीवन भर उसकी जो पर्सनालिटी वैसी रही। सेकंड है मेरा सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट जो है वो 5 से 10 अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्वों का समूह है। जैसे कोई व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, वफादार है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ये सब क्या है? उसके सेंट्रल ट्रेट्स है जो एक्चुअल में 4-5 प्रकार के होते हैं। और व्यक्ति में ये 4-5 ये अलग अलग व्यक्तियों में, बहुत सारे व्यक्तियों में मिलता है। ये कार्डिनल ट्रेट्स हर व्यक्ति में नहीं मिलता, लेकिन सेंट्रल ट्रेट जो है वो लगभग 5 से 10 हर व्यक्ति में देखने को मिलता है कि सर ऐसा है ना कि वो व्यक्ति ना इस चीज को देखकर खुशी हो जाता है या इस चीज को देखकर दुख हो जाता है। लास्ट वाला है सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट ऐसा ट्रेट है ना जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए मैटर नहीं करता है। जैसे आप बाल कैसे बनाते हो, आप दाढ़ी कैसे रखते हो, आप कपड़े कैसे पहनते हो, ठीक है, ये सब चीज आपकी पर्सनैलिटी के लिए उतना मैटर नहीं करता क्योंकि ये केवल और केवल बाहरी आवरण है। ये डिपेंड नहीं करता भाई कोई अगर बाल रखा है, बड़ा रखा है और दाढ़ी बड़ा रखा है इसका मतलब उसका जो आचरण है वो गुंडा ही होगा, ऐसा नहीं है भैया। तो साधु लोग भी रख रहे हैं और उनका आचरण तो बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स है जो एक्चुअल में ये मैटर नहीं कर रहा है कि यार वो कैसे बाहरी उनका आवरण है और ये उनकी पर्सनैलिटी को एक्चुअल में डिफाइन नहीं कर रहा है क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार क्या है, निर्मित है। ठीक है, तो ये मेरा 3 प्रकार का ट्रेट्स हो गया। ठीक है, समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। और नहीं आया तो केवल और केवल 3 टाइप को ट्रेड्स को याद रखना है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस इससे नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद कैटल का शीलगुड़ सिद्धांत। अब जो क्रेमंड कैटल है ना, उनका शीलगुड़ सिद्धांत था, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि 4500 अंग्रेजी विशेषणों, ठीक है, तो इनका एक थ्योरी है, थ्योरी का नाम है 16PF। अच्छा लिखा हुआ है 16PF पर्सनैलिटी फैक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी फैक्टर क्या है, तो इन्होंने ना बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करके, अलग अलग जगहों पर एक्सपेरिमेंट्स करके इनके हिसाब से, ये देख लो ना बहुत सारा वर्ड्स है यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है, ये बहुत सारा वर्ड्स जो है ना, सभी वर्ड्स को इन्होंने कर निकाला था कि ये सभी जो होता है ना सर हर एक के पर्सनैलिटी पे होता है। और मानोगे नहीं तो देखो लगभग 4500 शब्द निकाले हैं। 4500 शब्दों से क्या हम किसी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अंत में हमने क्या किया कि हमने वो 16 जो हर एक व्यक्ति में लगभग देखने को मिल रहा है, उन 16 को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये वाला जो है ना ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा लोगों में ये 16 प्रकार की जो पर्सनैलिटी है वो देखने को मिली है। और वो 16 प्रकार की पर्सनैलिटी क्या क्या है याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, केवल ये जानना है कि 16PF पर्सनैलिटी फैक्टर जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखना वो मेरा रेमंड कैटल जी के द्वारा दिया गया। 16 कैसे आया, तो बहुत सारे परीक्षणों का समूह करने के बाद 4500, ये और ज्यादा था, आपको पता है लगभग ये ना 5000 कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स है और उस 5000 से ना ये मतलब कम करते गए। फिर लास्ट में एक टाइम आया जब ये 171 कुछ को फाइनलाइज किया गया था कि 171, फिर ये समझ में आया कि 171 भी बहुत ज्यादा है। फिर अंत में हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार 16 टाइप्स के पर्सनैलिटी फैक्टर्स को हम कैटल का जो पर्सनैलिटी फैक्टर की थ्योरी उसमें जगह देंगे और ये 16 वाले जो है ये सभी में लगभग मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डेमोग्राफिक मतलब बहुत सारी जनसंख्या में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद एरिक एरिक्सन, मैंने बताया था ना कि यार ये हमारे सिगमंड फ्रायड जी के स्टूडेंट थे एरिक एरिक्सन, तो ये वही है। और एरिक एरिक्सन के अनुसार इनका मनोसामाजिक सिद्धांत होता है। और जब मैं शिक्षक भर्ती वालों को जो बाल विकास पढ़ाऊंगा ना, तो आधे घंटे की क्लास मेरे केवल और केवल एरिक एरिक्सन पे चलेगी। लेकिन हॉस्टल वार्डन, बाल मनोविज्ञान वालों के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जो थ्योरी है ना ये सामाजिक विकास से ज्यादा संबंधित है। तो इनके अनुसार जब देखोगे ना तो पता चलेगा मनोसामाजिक विकास के सिद्ध, देखो ये लिखा हुआ विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा होगा कि यार इसका जो थ्योरी है ना वो डेवलपमेंट यानी शिक्षक भर्ती वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर याद रखना कि इनका ना जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया गया था, जिसमें हर एक व्यक्ति का द्वंद्व में मतलब या तो उस अवस्था में मतलब जैसे देखो 0 से लेकर 18 महीने में, 18 से लेकर 3 साल में, 3 से लेकर 5, 5 से 12, ऐसे है ना। तो यहां पर देखो हर एक चीज बनाम लिखा है, वर्सेस लिखा है। तो इस साइड वाला जो है ना, ये साइड वाला जितना भी है, ये साइड वाला जितना भी है वो पॉजिटिव वाला है। ठीक है, ये मतलब पॉजिटिव चीज है ये वाला। और उस साइड वाला जितना भी है ना वो सब नेगेटिव वाला है, ये जितना भी बना हुआ है ना ये नेगेटिव वाला है। ठीक है,
तो इन्होंने बताया कि यार यदि बच्चा जो है यदि पॉजिटिव वाले साइड में नहीं गया तो वो नेगेटिव वाले साइड में चला जाता है और वही उसकी जीवन भर की पर्सनैलिटी बन जाती है। ये मनोसामाजिक सिद्धांत है। क्या इसे याद रखने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। हॉस्टल वार्डन वालों के लिए मैं पहले ही कह रहा हूं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्वेश्चंस बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वार्डन में नहीं आएगा। ये अब भले आ सकता है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, तो एरिक एरिक्सन ने दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब फिर भी अगर ऐसा है कि सर मेरे को इसको डिटेल में जानना है तो कुछ दिनों में मेरी सीडीपी की जो क्लासेस है उसमें वीडियो आएगी ना, तो उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप एक बार उस वीडियो को रिफर कर लेंगे। ठीक है। तो आज का जो क्लासेस है ये यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और ये जो मेरा व्यक्तित्व वाला जो पार्ट है ना वो खत्म हो गया। ठीक है। अब एक है कि सर क्या पर्सनैलिटी के टेस्ट को पढ़ना इंपॉर्टेंट है? तो मैं कह रहा हूं कि पर्सनैलिटी के टेस्ट से उतने क्वेश्चंस कभी आए नहीं, तो यार इसीलिए पर्सनैलिटी के टेस्ट वाले टॉपिक को छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और इतने बड़े टॉपिक को पढ़ना सिर्फ और सिर्फ कुछ एक आध नंबर के लिए मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब टाइम वेस्ट ज्यादा है। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि सर पर्सनैलिटी का टेस्ट वाला हमको वीडियो चाहिए, आप बना दीजिए, तो मैं उस पर बना दूंगा। आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है। तो आज ये समाप्त हुआ और आने वाले 8 से 10 और लेक्चर में मैं ये पूरा जो बाल मनोविज्ञान का सीरीज है उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट ये है कि मैं 15 अप्रैल तक इसका पूरा एमसीक्यू सहित पूरा एक लास्ट में एक वीडियो जो कि पूरा एमसीक्यू पर ही रहेगा उसको पूरा बनाकर मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आज का क्लास को ठीक है खत्म करते हैं फिर। थैंक यू गाइस, और चैनल को शेयर करिएगा जितना हो पाएगा। थैंक यू।